वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर धीरज कुमार। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अगले पार्ट जीरो वेक्टर से। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में जीरो वेक्टर की शुरुआत करेंगे। जीरो वेक्टर का मतलब वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर अवस्थित हो, वैसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन को थोड़ा लिख लेते हैं। ए वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड इज known as जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अर्थात हम आपको परिभाषा में बतलाया कि वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड शून्य हो उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन is arbitrary. It is denoted by zero हमने आपको बताया कि इसका डायरेक्शन जो होता है आर्बिट्रेरी होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर और ए वेक्टर। ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाए तो हमको मिला जीरो वेक्टर। तो ये जो जीरो वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी किसके तरफ होगा? ए वेक्टर के कारण। तो ये जो जीरो वेक्टर कहला है इसी को बोलेंगे इसका आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अर्थात जीरो वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन होता नहीं है। अर्थात वो जिस वेक्टर के थ्रू घटाया जाता है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में इस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अर्थात ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कहने का मतलब तो ये हमें मिल गया कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा जीरो होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा ये 100% ए वेक्टर की तरफ होगा, इसलिए हम इसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। और इसको कुछ चीज से नहीं, सिर्फ जीरो वेक्टर के द्वारा सूचित करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वेक्टर लेंगे कोलिनियर वेक्टर, या उसी का दूसरा नाम होता है पैरेलल वेक्टर। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। या इसी को हम बोलते हैं पैरेलल। वैसे दो वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे जिस दो वेक्टर का लाइन सेगमेंट जो होगा पैरेलल होगा। अर्थात टू वेक्टर्स आर said to be parallel if their directed line segment are पैरेलल। अर्थात अभी हमने आपको बतलाया कि वैसे दो सदिश को हम समानांतर सदिश बोलेंगे जिस दो वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट करने का मतलब हुआ कि अगर ये दो सदिश हैं तो इसके जो लाइन सेगमेंट हैं ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो इस दोनों सदिश को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं या समांतर सदिश। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। आपको हम बतलाएं कि वैसे सदिश या वैसा वेक्टर जिसका दो वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अर्थात ये एक लाइन सेगमेंट है रेखाखंड, अगर दो वेक्टर के लाइन सेगमेंट आपस में समानांतर हो जाए तो उन दोनों वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं
ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या हम इसको दर्शा सकते हैं ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा जो है एक कांस्टेंट है, जिसको जो एक रियल नंबर का सदस्य है। यहाँ पर लैम्डा का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ए का लेंथ इतना छोटा है और बी का लेंथ इतना है, अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पर अगर बी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स ए वेक्टर, अर्थात बी वेक्टर जो है ए वेक्टर का गुना है, तो यहाँ पर लैम्डा का मान हो गया 2, और ए और बी के डायरेक्शन या ए और बी के दोनों के लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। और इन दोनों को वेक्टर में लिखने का तरीका होगा ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहाँ पर लैम्डा जो होगा एलिमेंट होगा आर का, यहाँ पर लैम्डा जो होगा एलिमेंट होगा आर का। कोलिनियर वेक्टर को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट पर 3 बिंदु लिए ए बी और सी। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए बी और ये एक वेक्टर है बी सी, और टोटल वेक्टर की बात करें तो ये एक वेक्टर ए सी है। तो यहाँ पर 3 वेक्टर हमको मिले, कौन कौन, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कहने का मतलब वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट अर्थात प्रारंभिक बिंदु ए है तथा टर्मिनल बिंदु अर्थात फाइनल बिंदु इसका सी है, इसलिए इस वेक्टर को हम शुरू किए ए सी से। यहाँ पर एक और वेक्टर है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंतिम बिंदु बी है, और एक वेक्टर है बी सी, एक वेक्टर है बी सी। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है एक ही लाइन सेगमेंट पे अवस्थित है। इसका मतलब हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है वो समानांतर है, पैरेलल है ए सी वेक्टर के। ए बी वेक्टर जो है पैरेलल है बी सी वेक्टर के। इसी प्रकार हम ये दर्शा सकते हैं कि बी सी वेक्टर जो है ये भी पैरेलल है किसके, तो ए सी वेक्टर। इसी को हम बारी बारी से लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, या इसको ले लेते हैं लैम्डा 1। इसी प्रकार ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा 2 टाइम्स बी सी वेक्टर, तथा बी सी वेक्टर बराबर लैम्डा 3 टाइम्स ए सी वेक्टर, अर्थात ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर वेक्टर हैं। तो फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई जरूरी नहीं कि इनका डायरेक्शन। हम अब कोलिनियर पॉइंट से जो इंपोर्टेंट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण बातें निकली, उसके निष्कर्ष पर आते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब यह नहीं कह सकते कि दोनों के डायरेक्शन जो है सेम, ऐसा नहीं कह सकते। इनके डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, अर्थात दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो सिर्फ उनके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल होने चाहिए, अर्थात उनके लाइन सेगमेंट पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, या ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं न्यू टाइम्स या लैम्डा 1 टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ पर कहीं पर भी अगर लिखा मिल जाए कि बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, इसका मतलब ये समझेंगे कि बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ए वेक्टर बराबर लैम्डा 1 टाइम्स बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब भी हम ये समझेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर है। अब हम बात करेंगे कि क्या अगर दो वेक्टर के अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं। अब वैसे दो सदिश, वैसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम डायरेक्शन में है, उन वेक्टर को हम बोलते हैं लाइक वेक्टर। अर्थात अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर। अर्थात ये तो दोनों वेक्टर हैं, ये एग्जांपल किसके हैं, लाइक वेक्टर के। अगर लाइक वेक्टर का हमसे परिभाषा पूछा जाए, लाइक वेक्टर का हमसे परिभाषा पूछा जाए तो बोलेंगे कि दो वैसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, जिनके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, उनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर। और लाइक वेक्टर के लिए लैम्डा का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लाइक वेक्टर के लिए लैम्डा का मान हम अगर हमसे पूछा जाए कि क्या होगा अगर लैम्डा का मान 0 से बड़ा हो गया अर्थात कोई पॉजिटिव संख्या हो गया तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि वो दोनों कोलिनियर पॉइंट का जो जोड़ा है वो हमेशा लाइक वेक्टर होगा। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं कि अगर दो वेक्टर मान लीजिए दो वेक्टर को सी वेक्टर दिया गया है और एक वेक्टर दिया गया है डी। अब सी वेक्टर और डी वेक्टर के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो पैरेलल हैं लेकिन इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो अपोजिट जब दोनों के डायरेक्शन हो जाए लेकिन वो वेक्टर पैरेलल हैं तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। उसको हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। इसको हम बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। अर्थात हम ये बात करना चाहते हैं कि लाइक वेक्टर जब होता है तो इसका मान लैम्डा का मान क्या होता है 0 से हमेशा बड़ा। अगर लैम्डा का मान 0 से छोटा अर्थात निगेटिव हो जाए। निगेटिव कहने का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अर्थात जब लैम्डा का मान 0 से क्या हो जाए छोटा हो जाए, जब लैम्डा का मान 0 से छोटा हो जाए अर्थात दोनों वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे तो उस प्रकार के वेक्टर के जो समूह होंगे उस प्रकार के वेक्टर के जो जोड़े होंगे उसको हम बोलेंगे अनलाइक। अनलाइक करने सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट अगर बात करें कि अगर कोलिनियर वेक्टर तो 100% पैरेलल होगा और पैरेलल में अगर हमको बात की जाए अगर ऑब्जेक्टिव हमें बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर में क्या अंतर है तो बोलेंगे दोनों वेक्टर तो पैरेलल हैं लेकिन एक का डायरेक्शन सेम तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम उसको लाइक और जिस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक। एक के लिए लैम्डा का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अर्थात हमेशा पॉजिटिव देगा और एक का मान हमेशा 0 से छोटा देगा। लैम्डा का मान 0 से बड़ा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लैम्डा होगा लैम्डा गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव value of lambda is always positive। यहाँ पर लैम्डा का मान 0 से बड़ा कहने का ये मतलब हुआ कि लैम्डा का मान हमेशा धनात्मक होगा और यहाँ पर लैम्डा का मान 0 से छोटा कहने का ये मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ लैम्डा इज ऑलवेज निगेटिव। अब हम बात करते हैं हम 0 से बड़ा और 0 से छोटा की तो बात कर लिए लेकिन अगर हम बराबर 0 की बात करेंगे अगर लैम्डा का मान 0 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर और उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ पर लैम्डा के बारे में बात करते हैं। लैम्डा जो है एक कांस्टेंट संख्या होता है जो कि रियल नंबर का सदस्य होता है और जब दो वेक्टर समानांतर होते हैं जैसे यहाँ पर हमने बातें की कि b बराबर लैम्डा टाइम्स a तो यहाँ पर ये हो सकता है कि b जो वेक्टर जो होगा a वेक्टर का आधा भी हो सकता है 0.4 गुना भी हो सकता है 5 गुना भी हो सकता है 6 गुना भी हो सकता है। इसका मतलब हर एक यहाँ पर जितना भी लैम्डा लिया गया उस लैम्डा के बारे में अगर इंडिविजुअल बात करें तो लैम्डा जो होगा एक रियल नंबर का सदस्य माना जाएगा। रियल नंबर में कुछ या तो वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी लिया जा सकता है लेकिन एक केस अगर लैम्डा बराबर 0 हो जाए तो उस केस में हम मान लेते हैं a वेक्टर बराबर b वेक्टर। इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की चर्चा हम अगले पॉइंट यानी कि आगे की परिभाषा में करेंगे। करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने से मतलब लगता है इकाई सदिश, वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड अर्थात वैसा सदिश जिसका परिमाण हमेशा क्या हो एक हो और उस वेक्टर का डायरेक्शन दिए गए डायरेक्शन में हो तो उस सदिश को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम इसका थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। ए वेक्टर having unit length in the direction of given vector, then the vector is known as unit vector. It is
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, अर्थात हमने परिभाषित किया कि वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तथा इसका डायरेक्शन दिए गए सदिश के डायरेक्शन में हो, उस सदिश को हम बोलेंगे इकाई सदिश। तथा इकाई सदिश जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सदिश के डायरेक्शन के लिए। अर्थात यूनिट वेक्टर के बाद से एक बात है निकल के आई कि ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये किसी भी सदिश का निकाला जा सकता है। और यूनिट वेक्टर कहने का मतलब हुआ कि जो वेक्टर दिया गया है उसका डायरेक्शन को दर्शाना, अर्थात यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को दर्शाता है। अब हम मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर दिया गया है, ए कोई वेक्टर दिया गया है। अगर हमको ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए का यूनिट वेक्टर जो होगा, अर्थात हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर को सर्वप्रथम ए कैप से सूचित किया जाता है। यूनिट वेक्टर को सर्वप्रथम हम ए कैप से सूचित करते हैं और इसका जो मान होता है दिए गए सदिश को अगर उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया जाए, अर्थात दिए गए सदिश को उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया जाए तो वैसे सदिश को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अर्थात यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से सूचित करते हैं और ए वेक्टर का मान हमेशा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब हुआ कि उस वेक्टर का मापांक, अर्थात उस वेक्टर का हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। अर्थात हम दिया गया वेक्टर ए है, अगर हम इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर की बात करें, अर्थात ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर का मॉड, अर्थात ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर, इसका मतलब हम कितना ही मॉड लगा दें उससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर, अर्थात ऊपर में भी ए का मैग्नीट्यूड और नीचे में भी ए का मैग्नीट्यूड, दोनों को कट कर दें इसका मान 1 के बराबर आ गया। अर्थात हमेशा हमें याद रखना है कि अगर हमको यूनिट वेक्टर दिया गया है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बातें की जाए तो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड का मान 1 होगा। अर्थात कोई भी सदिश हो, अगर उसका यूनिट वेक्टर पूछा जाए और उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा जाए तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा, अर्थात परिमाण हमेशा 1 के बराबर होता है। अब हम यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको, अब हम कुछ क्वेश्चन लिए, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको बना के देते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, ये क्वेश्चन बनता कैसे है इसको दर्शाते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लेते हैं कि वो जो सदिश दिया गया है वो दिया गया है ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मान क्या दिया गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सर्वप्रथम हम एक शॉर्ट में एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिख लेते हैं। और जस्ट पर हम लोग यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। हम मान लिए कि ए वेक्टर जो दिया गया है वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हम इस सदिश का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सर्वप्रथम। तो ए सदिश का मैग्नीट्यूड जो निकाला जाएगा उसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप में यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर छुपा हुआ है ए, इसका मतलब यहाँ पर हो गया ए का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं तो यहाँ पर भी छुपा हुआ है ए, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मॉड ऑफ ए बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 1 जोड़ 1 बराबर अंडर रूट 3, अर्थात मॉड ए का मान क्या हो गया √3 यूनिट। हम आपको बताए थे कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट लेंथ में होता है, अर्थात यहाँ पर क्या मिल गया √3 यूनिट। अब हम परिभाषा पे आते हैं, अर्थात फार्मूला पे आते हैं। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान क्या दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे √3, अर्थात ए वेक्टर का मान दिया गया है आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने जस्ट निकाला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान कितना है, √3। तो ए वेक्टर ए कैप का मान अर्थात यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हमें मिल गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे 3, अर्थात पहला क्वेश्चन को हमें यूनिट वेक्टर का मान मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है एक वेक्टर, पूछा जा रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मान लेते हैं कि इस वेक्टर को बी वेक्टर, लेट बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हमको इस दिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो मान लिए कि जो दिया गया वेक्टर, अब हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सर्वप्रथम हम फार्मूला को लिखते हैं। हम जानते हैं कि बी कैप बराबर हो जाएगा बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको सर्वप्रथम बी वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बी वेक्टर हमको ऑलरेडी पता है, अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर i का गुणांक, अर्थात i का गुणांक का मान है 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर अब बात करेंगे j के कोफिशिएंट अर्थात j के गुणांक का। यहाँ पर j का गुणांक का मान है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3 का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट अर्थात k के गुणांक का स्क्वायर। यहाँ पर k का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट ऑफ 9 4 13। हम बाबू ये बतलाए कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब हम बात करते हैं -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि -3 गुने -3। हम जानते हैं कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। या तो हम प्लस 9 लिखें या 9 लिखें, बात क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब बात करते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16। अब हम इसको ऐड करें तो 9 + 4 13, और 13 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। इसका मतलब मॉड ऑफ बी अर्थात बी के मैग्नीट्यूड का मान कितना हो गया √29 यूनिट। अब हम बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो बी कैप बराबर हो गया बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मान हमको ऑलरेडी पता है, तो बी वेक्टर का मान दिया गया है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप बटा में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात √29। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी कैप बराबर 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप बटा √29। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर का मान। नंबर 3 में पहले समझते हैं। दिया हुआ है फाइंड बी वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि बी वेक्टर का मान क्या होगा जब वो किसके डायरेक्शन में दिया गया है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तथा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि बी वेक्टर का मान निकालिए यदि वो किसके डायरेक्शन में है। बोल रहा है कि फाइंड बी वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका कहने का मतलब हुआ कि बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों का डायरेक्शन सेम कहने का मतलब ये हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिया हुआ है कि एक वेक्टर है, ये दिया गया है कि ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर दूसरा जो कि इसी के डायरेक्शन में है, अर्थात ये वेक्टर है बी। इसका कहने का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के क्या है समानांतर। दोनों वेक्टर समानांतर हो गए, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए पैरेलल। हम जानते हैं कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाए तो उन दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मान आपस में क्या हो जाता है समान, अर्थात हम लिखेंगे एच बी नो डैश
A vector parallel to B vector, hence unit vector of A vector equal to unit vector of B। हम इसको इसलिए बराबर लिए क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर हो जाएगा ए कैप बराबर बी कैप, ए कैप बराबर हो जाएगा बी कैप। अब हम जानते हैं कि ए कैप कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। ए कैप अर्थात ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर। हमें पता है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान जो है दिया गया है 2 यूनिट के बराबर है। अर्थात जब हमको बी वेक्टर के मॉड का मान दिया गया है तो ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान कितना दिया गया है 2। हमको निकालना है बी वेक्टर, अर्थात बी वेक्टर बराबर हो गया 2 टाइम्स ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर बराबर हो गया 2 टाइम्स ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब हुआ कि बी वेक्टर का मान बराबर हो गया, बी वेक्टर बराबर हो गया 2 टाइम्स ए कैप। हमसे पूछा जा रहा था कि फाइंड बी वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमसे पूछा गया कि बी वेक्टर का मान निकालिए जो कि किसके डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। डायरेक्शन कहने का मतलब हुआ कि बी वेक्टर का मान हमसे पूछा जा रहा है और वो किसके, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में, अर्थात ए वेक्टर के यूनिट मल्टीपल, अर्थात बी वेक्टर बराबर हो गया 2 टाइम्स ए कैप, अर्थात बी वेक्टर बराबर 2 इंटू ए कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर जो है ए वेक्टर के डायरेक्शन में है और इसका मान बराबर है 2 इंटू ए कैप। अब हम लोग मिलेंगे फिर से नए लेक्चर में, तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों एक बात बिल्कुल ध्यान देना है कि जब वीडियो देखिए उसी समय अपना कॉपी कलम भी निकाल के रखिए और इंपॉर्टेंट बातों को नोट कीजिए और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा।